दोस्तों, एक बात तो सही है कि गोली तलवार लेकर किसी को मारा जा सकता है। गोली मशीन गन बॉम्ब लेकर किसी देश के खिलाफ लड़ा जा सकता है, मगर इसके साथ देश के अंदर हो रही दुर्नीति को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात तो सही है दोस्तों, और ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गोली तलवार लेकर दुर्नीति को ख़त्म करने को जाओगे ना, तब एक और अत्याचार की समस्या खड़ा हो जाएगा। ना गोली की मार, ना तलवार की धार, ना गोली की मार, ना तलवार की धार। दुर्नीति को कोई झुका सकता है तो वो सिर्फ मानव अधिकार। नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपको हमारे चैनल आदि साइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश इंडिपेंडेंस होकर 74 साल के बाद भी लोगों को पावर के आगे, दुर्नीति के आगे झुकना पड़ता है, और दुर्नीति से भागकर ये समाधान हो नहीं सकता। जहाँ भी आप जाओगे देश भर में, जहाँ भी आप दुर्नीति से छुपना चाहोगे, वहाँ दुर्नीति आपको हाजिर हो जाएगा आपके सामने। तो आप दुर्नीति से भाग कर नहीं, दुर्नीति से सामना करके ये जंग जीता जा सकता है। तो ये जंग जीतने के लिए आपको अपनी अधिकार की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया भर में मानव अधिकार के बारे में क्या कहा गया और क्या लिखा गया है। उसके साथ इंडिया में ह्यूमन राइट्स की वैल्यू क्या है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इस्टेब्लिश के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब दुनिया की लगभग हर कंट्री ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एक वार जोन में कूद गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतिहास की वो पन्ना, वो डार्क पेजेस जहां लाखों लोग मारे गए। यूनिवर्सली कहीं भी मानव अधिकार की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। ये समझ लो कि अधिकार के लिए जंग तो शुरू हो गया था, मगर हमेशा इसको नज़रअंदाज किया गया। इसके बाद 1948 में 48 देशों ने मिलकर यह डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया, जिसको हम यूनिवर्सली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली ने मानव अधिकार को देते हुए 30 आर्टिकल्स को डिक्लेयर किया, जहां मानव को काफ़ी सारे अधिकार मिले। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में ये देशों ने मिलकर ये एक रास्ता निकाला, जहां मानव को पैदा होने से कई सारे राइट्स दिया गया। दुनिया भर में हो रही टॉर्चर, आर्बिट्रेरी किलिंग, मर्डर, रेप, अनहेल्दी कंडीशन में काम करना, लो वेजेस में काम करना, अनलॉफुल एक्ट लाकर लोगों को ना चाहते हुए 12 घंटे 13 घंटे लोगों को ऐसे काम कराते हैं कि जैसे उनकी कोई अधिकार ही नहीं है। चाहे वो दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक, वो चाहे कोई सब में एमआरपी रेट्स को रंग तरीके से, गलत तरीके से दिखाना, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की मनमानी हो, या अनर किलिंग और पोस्टल टॉर्चर, ऐसे कई सारे मानव अधिकार की उल्लंघन के बचाव के लिए ये सब अधिकार लाया गया। ये सब प्रॉब्लम्स आज भी हो रही है दुनिया भर में, मगर ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सब अधिकार रहकर भी लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। मानो तो पूरी दुनिया में मानव को अधिकार की वाट लगी हुई है, देश भर में हो चाहे दुनिया भर में। हाँ, ये देश में तो ऐसे कई सारे, इस देश में मानव अधिकार की उल्लंघन होने की कोई समय नहीं है। हर वक्त, हर समय वो लोगों को इतना तकलीफ उठाना पड़ता है, चाहे वो खुद को ये समझ लेते हैं कि वो मानव ही नहीं है। ऐसे काम कराया जाता है, ऐसे डेंजर जोन में उनको काम कराया जाता है। यूडीएचआर की हर प्रोविज़न ने मानव अधिकार की थोड़ी रक्षा कर ली, और जहां सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये सब दिया गया। 10 दिसंबर 1948, इस देर से लेकर आज तक मानव अधिकार के लिए उन दिनों 30 राइट्स और फ्रीडम को लिखा गया, जहां ये सब यानी फ्रीडम्स की बात की गई, और स्पीच, फ्री स्पीच और राइट्स ऑफ एजुकेशन, ये सब लिखा गया, यानी लोगों को अपनी अधिकार की जानकारी की गई। उनको लिबर्टी, प्राइवेसी, सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, ये सब दिया गया है।
हर एक मानव, हर एक चाइल्ड्स, हर एक वुमेन को इक्वल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल डिग्निटी दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ कहीं भी एक छोटी सी पॉइंट भी जगह नहीं है। ये समझना पड़ेगा। ये बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मानव अधिकार की कितनी दुर्गति लगी हुई है और यूडीएचआर ने क्या क्या प्रोविज़न दिया है, ये समझना पड़ेगा। और हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे तो इस 30 राइट्स में और क्या क्या और डिटेल्स क्या क्या दिया गया है, ये समझ लेते हैं। आर्टिकल्स 1 से लेकर 2 तक आर ऑल बोर्न फ्री एंड इक्वल, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, डोंट डिस्क्रिमिनेट। यानी हर एक मानव, दुनिया की हर एक मानव पैदा होने से वो फ्री और इक्वल की अधिकार पा लेता है। और यहाँ ये भी लिखा गया है कि वो सम्मान के साथ और अपना भाईचारा हर लोगों के साथ बजाय रखेगा। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की कहीं भी जगह नहीं है। हम अगर देखेंगे आर्टिकल्स 3 से लेकर 11 तक, तो यहाँ लिखा गया है कि राइट्स टू लाइफ, इनहेबिट ऑफ टॉर्चर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फेयर ट्रायल, नो स्लेवरी, नो अनफेयर डिटरमेंट। यानी लोगों को तो अधिकार मिले हैं जीने की, उसके साथ टॉर्चर को इनहिबिट करना और इक्वालिटी हर एक आदमी को है लॉ के सामने, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो कोई एमएलए, एमपी या चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, लॉ के आगे हर एक आदमी समान है। इसके साथ फ्री ट्रायल और स्लेवरी की बात की गई। आज देश भर में क्यों, पूरी दुनिया भर में स्लेवरी चलता है। स्लेवरी यानी लोगों की आगे झुक कर काम करना, चाहे वो अपना वजूद ही बेच दिया हो। दुनिया भर में ये बात हो गई है कि एक लो स्टैंडर्ड में जन्म लेना और एक गरीब घर में जन्म लेना एक महा पाप है, ये समझ लो। और ये लोगों ने, जो उच्च वर्ग के लोगों ने, हाई स्टेट के लोगों ने हमेशा ये बात उन लोगों को चेतावनी से दे देते हैं कि तुम एक लोअर स्टेट के लोग हो और वहीं रहो, ऊपर उठने की साहस भी ना करो। और वो लोग, भाई उन लोगों की क्या ही बात है, उन लोगों ने अपनी अधिकार की इतनी मांग नहीं करते, इतनी जानकारी नहीं है, तो स्लेवरी की तरह वो बाहुबली के कटप्पा की रोल देखे ना, कटप्पा की पूर्वजों ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि महास्मृति की रक्षा करनी है तो करनी है, तो उनके बच्चे कटप्पा ने भी ये शपथ लिया और उस प्रतिज्ञा को मानकर महास्मृति की रक्षा करती थी। ये स्लेवरी से बचने के लिए आर्टिकल 3 से लेकर 11 तक लिखा तो गया, लेकिन ये एक आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो ये सब नहीं होता है। तो हम देखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 17 तक क्या लिखा गया है। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, द राइट्स टू नेशनलिटी एंड राइट टू मैरी एटसेट्रा, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड इन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, ये लिखा गया आर्टिकल 12 से लेकर 17 तक कि आप फ्री से अपनी फ्रीडम लेकर कहीं भी घूम सकते हो और अपनी अधिकार की मांग कर सकते हो, चाहे आप किसी भी देश की क्यों ना हो। यहाँ सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी में अपनी अधिकार की प्रस्ताव देने के लिए यहाँ लिखा गया है। आप दे सकते हो, आप इंक्लूड हो सकते हो ये सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी में, वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा और कोई नहीं टोकेगा, आप खुद इंक्लूड हो सकते हो। आप अगर देखोगे 18 से लेकर 21 तक क्या प्रोविजन दी गई है, तो राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन एंड राइट टू वोट, राइट टू योर ओन ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड स्पीच एंड रिलीजियस फ्रीडम। यानी आप पीसफुल तरीके से, शांति से कहीं भी एक एसोसिएशन और असेंबली बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, आप अगर गलत तरीके से, एक हिंसा की तरीके से अगर अपनी एक एसोसिएशन बनाकर कोई गलत तरीके से कोई डिमांड रखते हो तो ये गलत है। और वहाँ अपनी अधिकार की कोई, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये हमारी अधिकार है, ये अधिकार नहीं है।
आप पीसफुल तरीके से कर सकते हो, आप हिंसा के माध्यम से ये करना गलत है। चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो इंडिया के बाहर, आप अगर हिंसा के साथ लेते हो तो ये गलत है। और यहाँ ये भी लिखा गया है कि आप फ्री से और अपनी किसी के दबाव में ना आकर अपनी ओपिनियन रख सकते हो, अपनी बात प्रस्ताव ये सब दे सकते हो। और रिलीजियस फ्रीडम भी यहाँ दिया गया है कि आप कहीं भी और किसी भी धर्म को सम्मान के साथ ग्रहण कर सकते हो, किसी के दबाव से नहीं आकर, ये लिखा गया है। और ये आपको समझना पड़ेगा। आजकल तो कुछ पैसे के लिए, कुछ फायदे के लिए कहीं भी रिलीजियस और कहीं भी एक धर्म एक्सेप्ट कर देते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं। आप चाहते हो खुद तो ये कर सकते हो। तो हम देखेंगे आर्टिकल्स 22 से लेकर 27 तक क्या लिखा गया है। राइट टू डिग्निटी लाइफ, राइट टू वर्क एंड द राइट टू एजुकेशन। ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स में भी है कि आप डिग्निटी के सम्मान की लाइफ जी सकते हो। ये होता है ना, कहीं कभी कभी लोग, और हाई स्टेट के लोग सड़क के किनारे बैठे हुए लोगों को हमेशा नज़रअंदाज और एक घृणा के माध्यम से देखते हैं। और भाई उनको भी तो जीने की राइट्स है, एक सम्मान के जीने की लाइफ राइट्स हैं। वो कभी मांगते नहीं, उनको देना ज़रूरी है भाई। उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, मगर ये तो राइट्स है कि उनको भी एक सम्मान के साथ जीने की राइट्स है। तो क्यों हमेशा लोगों ने ये समझ लेते हैं कि ये उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उनके पास जीने के अधिकार भी नहीं है। और ऐसे बिहेव करते हैं लोगों ने, जो देखते हुए भी बहुत एक शर्म लगती है। और देख रहे हैं राइट टू वर्क ऑन द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन तो आप समझ ही लेते होंगे कि पढ़ने की राइट्स, और एजुकेशन को फैलाना ही हमारे कर्तव्य भी है कि आप एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करते हो। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गई है एजुकेशन को प्रमोट करना। क्योंकि आजकल के बच्चे ने किसी की बातों को ऐसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई मैगी बनाते हो, बहुत बहुत जल्दी 2 मिनट्स में ऐसे लोगों ने ऐसे मोटिवेट कर देते हैं कि आप गलत को भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत सारे लड़के। और हम अगर सॉरी आर्टिकल 28 से लेकर 30 हम अगर देखेंगे तो यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इससे क्या है, ये इनसे क्या है कि लोगों को ये जो भी राइट्स मिली, ऊपर जो भी हम मानव अधिकार की बात कर ले, वो सब वायलेट जैसे नहीं हो। ये ऐसे क्या है यूडीएचआर, यानी ये एंसर क्या है कि एंसर द नॉन ऑफ द राइट्स मेंशन कैन बी यूज टू वायलेट द स्पिरिट ऑफ यूनाइटेड। ये स्पिरिट यूनाइटेड की स्पिरिट जैसे वायलेट ना हो। ये आंसर क्या है यूडीएचआर में। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ और ये कैसे चलता है। ये एक एजेंसी है और ये एक कमीशन है इंडिया की। तो इसकी काम क्या है और इसकी ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सब समझ लेते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये आयोग क्या कहता है। इससे पहले हम मानव अधिकार की क्या हालत है इंडिया में थोड़ा देखते हैं।
गौर से थोड़ा देखो ये वीडियो और ये पिक्चर को। क्या दोस्तों सच में इन लोगों को अब जीने की अधिकार नहीं है? ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ लोगों को उनकी अधिकार ही नहीं मिलती। वो लोग अपने अधिकार जानते ही नहीं हैं तो डिमांड क्या करेंगे? इतना अच्छा आयोग देश भर में होने से क्या फ़ायदा जब लोग ऐसे हालत में जीते हैं? ना वो लोग कुछ कहते हैं ना कुछ अपनी डिमांड को रखते हैं, और इसका फ़ायदा हमेशा हाई स्टेट के लोग उठाते हैं। उन लोगों को अनहेल्दी कंडीशन में काम कराना हो, चाहे वो लो वेजेस और वेजेस ना देकर काम कराना हो, हमेशा लोगों को अपनी अधिकार की पाठ पढ़ाया जाता है मगर उनकी अधिकार दिया नहीं जाता। तो हम इस सब अधिकार को कैसे, हमारी एनएचआरसी ने कैसे ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे डील करता है ये समझ लेते हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एनएचआरसी को 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया। इसको एक जिम्मेदार मिला कि ह्यूमन राइट्स की उल्लंघन होने से बचाए, यानी कि अधिकार की सुरक्षा कवच। तो क्या करें, जो मंत्री और बिजनेसमैन हर कोई जो पहले अपनी फ़ायदा देखते हैं वो लोगों की बेसिक राइट्स और मानव अधिकार को नहीं देखते हैं। वो बस अपनी फ़ायदा ही देखते हैं, चाहे वो लोगों की जो उनकी कंपनी और उनकी अंडर काम करते हैं उनकी मानव अधिकार की उल्लंघन क्यों ना हो, वो नहीं समझते, बस अपनी फ़ायदा ही देखते हैं। मानो तो ये एक ट्रेंड सी हो गई है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या ट्रैफिक, मंत्री पद हो या चपरासी की जब, जहाँ भी जाए भाई एक ही बात सही है कि पावर की होगी जीत। ये होगी पावर की जीत, ये वाली बात हो गई है। यानी जहाँ भी आप जाओ, आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं हो, तो आप वो काम इजीली और एक कम समय में नहीं कर सकते। ये तो सही है। अगर आप कोई मंत्री या पैसे वाले की बेटा हो, ऐसे होता है, अगर आप कोई मंत्री या पैसे वाले की बेटा हो तो फर्क नहीं पड़ता किसी की मानव अधिकार की खंडन होने से। ये देश में होता है, यहाँ सिर्फ आम लोगों की अधिकार को खतरा है। ये प्रैक्टिकल है, आप कहीं भी देख सकते हो। आपकी अगर कोई रिलेटिव हो या कोई दोस्त हो जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो वो उसके कोई मानव अधिकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं, और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होने से भी वो छूट जाता है इजीली। कुछ अगर कोई क्राइम करता है, जो भी, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़े या कोई क्राइम करने से पकड़ा जाए, ये बोलता है कि मेरा चाचा विधायक हैं, वो ये पॉलिटिकल पावर जहाँ वो इजीली छूट जाता है। ये आज से एक ट्रेंड से हो गई है, हाँ चाचा हमारी विधायक हैं। ओ भाई, तुम्हारी चाचा और तुम्हारी चाचा भतीजा के लिए कोई अलग सी नियम नहीं है और कोई तुम्हारे लिए कोई अलग कानून नहीं बनाए हैं। चाचा हो या भतीजा, चाहे वो मंत्री हो या जंत्री, हर लोगों को एक वो लिखा है ना, लोग के आगे सभी एक के बराबर है, एक सूत्र में बंधा है। और एनएचआरसी को हम ये भी, एनएचआरसी ने ये दिया गया है कि मानव की वो यूडीएचआर में जो दिया गया, और एनएचआरसी में कई सारे वो रिलेटेड हैं, और एनएचआरसी में जो है वो स्टेट कमीशन में भी सेम ही है, सिर्फ एक नाम की डिफरेंस है बस। तो एनएचआरसी को और एनएचआरसी एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में ये एक्ट लाया गया है, जहाँ ये तो है, जहाँ हम ये देखते हैं कि राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी की एक गारंटी दी गई है हर एक आदमी की, हर एक मानव की, देश भर में। और जो जिस लोगों ने जो लोग अपनी अधिकार की, जो लोग अपनी अधिकार की इतनी अवेयर नहीं हैं,
उन लोगों को अवेयर करने की कैंप लगाता है ये NHRC। मानव अधिकार के लिए एक सही कमीशन ने बनाया गया है, जहाँ वो प्रयास करता है, ट्राई करता है कि वो मानव अधिकार की कहीं खंडन ना हो। और ये एक रिकमेंडेड बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। NHRC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी NHRC के बारे में नहीं लिखा गया। ये मानव अधिकार की खंडन और उल्लंघन होने की परिस्थिति देखकर, सिचुएशन देखकर यहाँ मानव NHRC को बनाया गया। इसका कुछ कंपोजिशन और फंक्शन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन में एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका 3 होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके साथ उधर कुछ NHRC के एक्सपीरियंस लोगों ने इसके मेंबर होते हैं। और फंक्शन की बात देखते हैं तो वो सभी को बेसिक ह्यूमन राइट्स को गार्ड करते हैं और अवेयरनेस कैंप लगाई जाता है। अगर किसी की अधिकार को थोड़ा खर्च हुई आई तो वो NHRC को कह सकता है और उसकी अधिकार के लिए ये बॉडी रिकमेंड करेगा। सिर्फ ये एक रिकमेंडेड बॉडी है। तो कहीं भी मानव अधिकार को और मानव अधिकार की कोई उल्लंघन हो गया तो ये NHRC और ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको उस अधिकार दिला करेगा। उससे पहले ये तो बचाएगा आपको कहीं भी और मानव अधिकार के खंडन होने से, मगर आपको ये मानव अधिकार और अपने अधिकार के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपको ये समझना बहुत नेसेसरी है आज के दौर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम आने वाली वीडियो में अपनी अधिकार और फंडामेंटल राइट्स क्या है और मानव को क्या अधिकार मिल दिया गया है उसके बारे में समझेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो और कुछ अपनी अधिकार के बारे में जानकारी मिला और आप इस वीडियो से खुश हैं तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।